11 नवंबर को नगरोटा उपचुनाव के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर पूरी तरह से इस समय सियासी जो बिसात है वो बिछी हुई है और हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कड़ी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की देखने को आ रही है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े सारे मुद्दे भी बाहर सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है और कितनी तैयारी है प्रत्याशियों की, उस पर हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेरे साथ देवयानी राणा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं नगरोटा विधानसभा चुनाव के लिए। मैम, सबसे पहले मैं आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्वागत करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि लगातार क्योंकि अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। हम देख रहे हैं लगातार आप हर इलाके में जा रहे हैं। अभी के समय में क्या कुछ आप चीज़ें देखते हैं जो कि इस समय समीकरण बन रहे हैं और मेन मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं? अगर आप ग्राउंड में हम जाके देख रहे हैं, आप ही देख रहे होंगे लगातार इसमें। हमारा बहुत सौभाग्य है कि राणा साहब के आशीर्वाद के साथ और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ हम मैदान में उतरे हैं और हमारा ये प्रयास रहा है, ख़ास तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं का ये प्रयास रहा है कि हम घर घर जाएं और लोगों से बातचीत करें और उनको समझाएं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ख़ास तौर पर योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जब उतरती हैं तो सामाजिक उत्थान होता है। और हमें बहुत यकीन है कि जिस तरह से राणा साहब ने पिछले 20-30 साल अपनी जीवन के नगरोटा के हर घर और हर परिवार को दिए हैं, उसी का बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद हमें आज मिल रहा है। अगर हम देखें, आपने कहा कि राणा साहब आप एक ऐसे परिवार से हैं जिनको आप राजनीतिक पूरा उनका पीछे पृष्ठभूमि रही है, आपको विरासत में भी राजनीति मिली है। कितना आसान है, क्योंकि आपने आपके साथ राणा साहब के साथ बहुत लोग नगरोटा के बड़े लंबे वक्त से चल रहे हैं, उनको जानते हैं, नगरोटा का हर व्यक्ति उनको जानता है और राणा साहब भी पर्सनली भी जानते हैं। तो कितना आसान है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, खासतौर पर पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए कितना आसान एक पूरा माहौल तैयार करती हैं खासतौर पर चुनाव के समय में? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी राणा साहब का परिवार था। हम उनके साथ कई बारी मजाक करते थे कि उनका असली परिवार जो है वो नगरोटा के लोग ही हैं और उस हिसाब से हमें आज तक ऐसा नहीं लगा है कि हम किसी की पराये के घर गए हैं। तो वो एक जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा है। पर राणा साहब यहाँ स्वयं नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके बिना ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हमें उनकी याद नहीं आती, जहाँ हमें लगता है उनकी सलाह अगर हमारे पास होती तो काम और भी आसान हो जाता। रही बात मेरे तजुर्बे की, 2012 से लेके 2018 मैं अमेरिका में पढ़ाई की है और वहाँ काम भी किया है और उसके साथ साथ वहाँ की सियासत में भी हमने वॉलंटियर वर्क किया है, कम्युनिटी वर्क किया है, हमने लॉबिंग की है वहाँ के सेनेटर्स के साथ और वाशिंगटन डीसी में भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जो वहाँ का पार्लियामेंट माना जाता है। तो हमें तजुर्बा पहले से था। हाँ, पिछले 7-8 साल से हम जम्मू में रह रहे हैं, लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम लो प्रोफाइल रखते थे। जैसे कहते हैं कि बरगद के पेड़ के छाँव में बैठने की जो आनंद आता है वो हमें ज़रूरत नहीं कभी लगी। पर जब राणा साहब ने स्वयं कहा कि उनके नगरोटा के लोगों के साथ उन्होंने वादे किए हैं, तो जो मैंने राणा साहब ने उस समय मेरे से वादा लिया उसी के तहत हम आज मैदान में उतरे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस सेवा भाव से हम उतरे हैं वही लोगों को पता भी है और लोगों को अब दिख भी गया है पिछले 11 महीनों में कि हम काम करने आए हैं और आगे भी काम करेंगे। आपने कहा कि आपने यूएस में भी पढ़ाई की और वहाँ का पूरा उसमें आपने काम वॉलंटियरली काम भी किया है, लेकिन यहाँ का समीकरण बहुत अलग है। हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो एक लोकल हमारी लैंग्वेज है डोगरी, आप बहुत अच्छी बोलती भी हैं और हम देखते हैं कि आप जिस तरह से गाँव में जाती हैं, खासतौर पर गाँव देहात के इलाके, उन लोगों के बीच में पूरी मिक्सअप हो जाती हैं। ये कला आपके अंदर कैसी आई कि राणा साहब सिखा के गए थे कि इस तरह से लोगों के बीच में जाना है, बिल्कुल सरल होके, बिल्कुल सरल स्वभाव के साथ और एक अपनापन शायद किसी और व्यक्ति में इतना ना हो जो विदेश में पढ़ के आया हो या वो इतने बड़े परिवार से हो, आपने इतनी जल्दी कैसे अडेप्ट कर लिया? वो पहले तो डोगरी हमारी मातृभाषा है और हमारे घर में भी डोगरी बोली जाती है। आप राणा साहब की अगर डोगरी सुने आपने होगी तो उनकी इतनी स्पष्ट और इतनी बढ़िया तरीके से वो डोगरी बोलते थे। अगर आप हमारी नानी जी की भी, हमारी दादी जी की भी, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग सबकी डोगरी सुने तो बहुत बढ़िया तरीके से बचपन से ही हमने डोगरी घर में बोलते हुए सुनी है, बोलते हैं। तो क्या जो बाहर हम जहाँ जाते हैं, जहाँ आपने बोला कि बाहर जब हमने पढ़ाई की तो इंसान जो होता है वो हर जगह बराबर होता है। एक इंसानियत के तौर पर अगर आप इंसान कि हर किसी के साथ जुड़ेंगे
और आप समझेंगे कि किस परिस्थितियों में वो हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे लिए नगरोटा के हर घर और परिवार ने एक मरहम का एक रोल जैसे कहते हैं अदा किया है, क्योंकि जिस समय में हम मैदान में उतरे थे तो सच बताएं तो राणा साहब की कमी तो अभी भी हमें बहुत घर लगती है, पर उस समय तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे कहते हैं कि राणा साहब को का जिक्र भी हमें थोड़ा सा लगता था कि आंसू आ जाएंगे। तो लोगों ने जब हमें गले लगाया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि राणा साहब ही हमें गले लगा रहे हैं, राणा साहब ही हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं सच बताऊं कि उन्होंने मुझे अपनाया है और उन्होंने मुझे अपने घरों में घुलने मिलने की इजाज़त दी है, उसके लिए मैं जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगी। दिव्यानी जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हर्षदेव सिंह, एनसी की कैंडिडेट भी हैं, वो भी आ गई हैं, निर्दलीय भी हैं। अब किसके साथ आप देखते हैं कि कौन मेन अपोनेंट है जो कि कहीं इस चुनाव में आपके अगेंस्ट जो है समय जो है चुनाव लड़ रहा है? मेरा हमेशा से यही सोच रही है कि आपको अपने आप से, अपने पिछले कल से बेहतर होना चाहिए आज। और जब भी मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि आपने अपने सहयोगी की मार्गदर्शन लेकर, उनसे सलाह कर हर दिन अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमारे 10 और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हैं, और एक डेमोक्रेसी में मैं वेलकम करती हूँ कि सारे लोग बढ़ चढ़कर एक चुनाव में भाग लें। और मुझे लगता है कि हम सबका ये कार्य बनता है कि हम अपनी मेहनत करें और फिर जनता के सामने अपना पक्ष रखें, और उसमें जो मेहनत लगती है हम पिछले 11 महीने से कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसका बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। हमें कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स देखने को मिली जिसमें कि एनसी के मुख्यमंत्री भी हैं या बाकी भी लोगों ने कुछ कहा, ये कहा है कि राणा साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के काम हुए थे, जब वो बीजेपी में आए उसके बाद काम नहीं हुए। अब इस तरह की बातें और इस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, राणा साहब ने जितनी सेवा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की है उतनी शायद ही किसी ने की है। जो भी कार्य हुए हैं वो राणा साहब की ही मेहनत की वजह से हुए हैं। हालांकि काफ़ी लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर ये जो पिछला चुनाव हुआ 2024 का, उसमें एक कड़ा जवाब दिया गया कि लोग जो हैं वो राणा साहब के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से सीट निकाली, भाजपा का कैंडिडेट होकर सीट निकाली, और इसे एक बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है कि नगरोटा जो गढ़ है वो भाजपा का ही गढ़ है, और फिर अगर किसी का गढ़ है तो वो देवेंद्र सिंह राणा साहब का गढ़ है। हम लगातार हमने देखा, लोगों से बातचीत भी की, हमने कई रिपोर्ट्स भी तैयार की, बड़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने बेटी की तरह एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद की कही है ये बातें, और बड़े सारे लोग जो हैं ये कह भी रहे हैं कि हमें लगता नहीं था कि इतनी मैच्योरिटी देवयानी दिखाएंगी जितनी उन्होंने दिखाई है, और उनके अंदर मैच्योरिटी है भी है। आपको लगता है ये फैक्टर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि आपकी मदद करेगा, और लोगों ने खुद ही अपनी जब धारणा बना ली है तो ऑलरेडी राणा साहब के साथ में कनेक्शन है ही है, तो आपके साथ जो कनेक्शन बिल्डअप हो गया हुआ है ये ना कहीं बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो पैदा करेगा चुनाव में? मुझे हाल ही में पता चला है कि लोगों को लगता है मेरी उम्र जितनी है उससे कम है, तो मैच्योरिटी जितनी मेरी उम्र है, मैं 31 हूँ, तो इतने में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी उम्र में लोग घर चलाते हैं, मैसिव कॉरपोरेशंस चलाते हैं। मेरे हम उम्र बिग कंपनीज़ के C-suites में है। मेरा भी तजुर्बा ऐसे ही कॉरपोरेट फील्ड में है। तो मैच्योरिटी की बात जब रही तो यही है कि आपको एक इकोसिस्टम दिया जाता है, उसमें आपको समझना है कि दूसरे क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है उसमें हमारा, जैसा आपकी इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुकात है, हमने बहुत सारा वर्क डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ भी किया है। हमारा जो नेटवर्क रहा है वो हमने बहुत सारे NGOs के साथ भी वर्क किया है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी वर्क किया, लोकल आर्टिस्ट के साथ भी वर्क किया है, बच्चों के साथ वर्क काम करते हैं, टैलेंट वर्क और टैलेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो वो ज़्यादा जितना भी तजुर्बा है, अब मुझे 2013 जनवरी से मुझे काम करने का तजुर्बा है, आज अब 12 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट होने लगे हैं। तो ये सारा जो काम करने का मेरा तजुर्बा है, ये सारा मैं फील्ड में लेकर आई हूँ। और मैच्योरिटी अगर लोगों को लग रही है, वो यही है शायद कि गलत फहमी थोड़ी सी हो जाती है कि मैं कम उम्र हूँ, पर मैं ये बहुत बारी बोला है, मैं कम उम्र शायद
किसी के बराबर हूँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे मैं 20-30 साल शायद छोटी हूँ, पर आज की जो नई जनरेशन आ रही है उनसे मैं 15-20 साल या किसी से तो 20-30 साल भी बड़ी हूँ। तो मैं एक परफेक्टली उस एज ग्रुप में हूँ जो बिल्कुल दोनों की जो भावनाएं हैं, जो दोनों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वो समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक उस तरीके से नॉलेज रखना, उसको डिप्लॉय कर पाना, वो एक मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों का और बढ़ चढ़ कर हम सेवा कर सकें, जितना भी मेरा तजुर्बा है उसको इस्तेमाल करके। एक बड़ा अच्छा आपके लिए एक फैक्टर ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में IIM भी है, IIT भी है, जम्बो ज़ू भी है और बड़े अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान भी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का कुछ ये कहना है कि लोकल लोगों को वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है और एक एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। दूसरा, सड़कों का भी बड़ा ज़्यादा एक नेटवर्क है वो बनाना जो है वो पीछे रह गया हुआ है। ये प्रायोरिटी आपने भी ग्राउंड में जाके देखी कि ये हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं? पहले तो IIT IIM दोनों राणा साहब लेकर आए थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर अब डिलिमिटेशन के बाद वो जम्मू ईस्ट में चले गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो लोकल एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। ख़ास तौर पर लॉजिस्टिकली भी अगर आप देखें, अगर लोकल्स को दिया जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं, अवेलेबल रह सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो। तो उस तरह से मुझे लगता है कि वो मुद्दा जो है हमने उठाया भी है और हमें काफ़ी सारे, हमें जो लास्ट डेटा दिया गया था वो ये था कि मल्टीपल हंड्रेड्स में, एक जगह 400 और एक जगह तकरीबन 500 लोग जो हैं वह काम करते हैं। हालांकि ये एक मुद्दा जो है ये हम बरकरार रखेंगे। हमारे वहाँ पे एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी है, पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्पैन है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ अखनूर के साथ लगता है और दूसरा तरफ जो है वो रियासी उधमपुर ऐसा लगता है। और सिर्फ बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से इकोनॉमिक फिलिप नहीं मिलेगा। मेरा बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स में है और बड़ा पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में है। और जिस तरह से हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले लोकल इकोनॉमी को एक फिलिप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें मेरे हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव लिमिटेड्स का सबसे ज़्यादा एक रोल रहेगा। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया था पिछले 11 महीने में। औरतों के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने उनकी मदद की मार्केट में उतारने के लिए, एक पूजा साथी करके ऑर्गेनिक धूप कोन्स का और गौ शक्ति करके फ्लोर क्लीनर्स का। उसके साथ साथ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम काफ़ी सारे लेकर आए हैं, बैंक ब्रांचेस खुलाई हैं, एक वॉलनट प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नए एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के वो आएँ। और साथ ब साथ जैसे आपने कहा रोड कनेक्टिविटी की, आज के दौर पर अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें हैं तो मैं कहूँगी 90% वो राणा साहब की वजह से हैं। 20 साल पहले जहाँ राणा साहब स्वयं पैदल या घोड़ों पे या खच्चरों पे भी जाते थे, आज वहाँ पे ब्लैक टॉप रोड जाती है। एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, शायद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत पहाड़ी इलाका भी है। बाढ़ के दौरान एक्सटेंसिव डैमेज भी हुआ जो लैंडस्लाइड्स हुई उसकी वजह से, और रीबिल्डिंग का वर्क और रिहैबिलिटेशन का वर्क जो है वो जारी हो चुका था। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसमें थोड़ी गति जो है आपको पता ही है वो धीमी हो जाती है, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि एक रीबिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का जो दौर है वो चुनाव के बाद तेज़ गति पकड़ेगा। मैं आखिरी में ये कहूँगा कि अब क्योंकि कुछ दिन रह गए हुए हैं, नगरोटा की जनता को आप अपने हमारे द्वारा क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है पिछले 11 महीने, और हम नगरोटा के हर मतदाता से ये निवेदन करते हैं कि 11 नवंबर को बढ़ चढ़कर जाइए, अपना मतदान कीजिए और एक बार फिर पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत देश में ये बताइए कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वो भाजपा का ही गढ़ है, और बढ़ चढ़कर जो हम भाजपा का कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, आपकी सेवा करने के उतरे हैं, हमें वो मौका दिया जाए कि हम आगे आने वाले 4 साल जो आपने राणा साहब को 5 साल दिए थे वो 4 साल आपकी सेवा में लगा सकें। मैम जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर देवयानी राणा हमारे साथ बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने बात की है और अपनी मैच्योरिटी दिखाई और अपना बताया है किस तरह से एक राजनीतिक उनको जो पीछे विरासत मिली है उसको वो आगे लेके चल रही है। यकीनन
यकीनन उनकी बात से लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को संभाला है, देखा है, और राणा साहब की गैर मौजूदगी में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ उनका जो लिंकअप बना है वो बहुत बेहतरीन उन्होंने बना लिया है, और कहीं ना कहीं लोगों का भी इसका अभी इस समय उनके ऊपर जो है अपना आशीर्वाद दिख भी रहा है। लेकिन ओवरऑल 11 नवंबर को पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो हैं देवयानी राणा को अपना साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और 13 तारीख को जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन इस रण में आगे बढ़ा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।